नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रतिदिन करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन फ्रॉम 1st of April 2026. So finally, March of 2026 is over. एंड आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी. सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन. क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्लॉज 6. क्यों, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट ये जो टॉपिक है ना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दैट इज जेएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ना. सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 है क्या. देखो, क्लॉज 6 जो है ना, वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड टू द सिटीजन्स ऑफ असम, जिससे कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल राइट्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो इंडिजिनस लोग हैं ना असम के, उनको जिससे मिल सके. तो वही बोला जा रहा है दैट ये जो असम अकॉर्ड है, इसको साइन किया गया था 1985 आफ्टर द असम मूवमेंट. और मेनली इसका मुद्दा तो ये था ना दैट उस समय काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशंस हो रही थी फ्रॉम द बांग्लादेश एंड नियर बाई रीजन. तो इसको स्टॉप करने के लिए बेसिकली असम मूवमेंट हुआ था. 1985 में फाइनली साइन किया गया असम अकॉर्ड, जिसके तहत इंडिजिनस पीपल लोगों का कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल राइट्स एज वेल एज इकोनॉमिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना मेन एम था. सो ये जो कमिटी बनाया गया है, तो वही बोला गया इसके के लिए कमिटी भी बनाया गया था जिनका नाम था बिप्लब शर्मा कमिटी. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म किया गया था, जिन्होंने सबमिट किया था अपना रिपोर्ट बाई February 2022. बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, याद रखिएगा. जस्ट कीप दिस एज 5 स्टार, राइट. सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वेरी थिंग डायरेक्टली कमिंग इन योर पेपर. इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये जो भी अकॉर्ड जो कमिटी का जो रिकमेंडेशंस थे, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो था, प्रॉमिस तो किया था दैट इंप्लीमेंट करेगी, बट अभी तक नो मेजर एक्शन हैज बीन टेकन. इसीलिए इस आर्टिकल में मुद्दा उठाया गया है दैट ये हम लोग को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. ना सवाल ये होता है दैट इन कमिटी ने ऐसे क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे जो क्या अभी डिमांड किया जा रहा है दैट जल्दी से उनको ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करो, राइट. देखो, ये इंप्लीमेंटेशन था. सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था वो था पॉलिटिकल सेफगार्डिंग को लेकर. इन्होंने बोला दैट देखो, जितने भी असम असेंबली में सीट्स है या फिर पार्लियामेंट में या फिर लोकल बॉडीज में ही सीट्स क्यों ना हो, असम के इंडिजिनस पीपल को 80 to 100%, जहां जहां ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे 100% तक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है असमीज इंडिजिनस पॉपुलेशंस को ही हमें मिलना चाहिए. दूसरा रिकमेंडेशन था दैट देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ एन अपर हाउस इन असम. मतलब असम में एक अपर हाउस बनाना, जैसे होता नहीं है दैट विधानसभा, राइट, विधान परिषद, राइट. सो दैट इज व्हाट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो यहाँ पे यही बोला था दैट जैसे डिफरेंट अदर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वैसे ही असम में भी हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज अपर हाउस, हम लोग को बनाना पड़ेगा. दैट इज विधानसभा नहीं, विधान परिषद, क्योंकि विधानसभा तो हर बना ही हुआ है, राइट. लेजिस्लेटिव असेंबली बना हुआ है ना. ओके. सो ये इसमें भी, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सीट्स को रिजर्व करना पड़ेगा फॉर इंडिजिनस पीपल, दैट इज द पीपल हु हैज बीन एंशिएंटली द सन ऑफ द सॉइल ऑफ असम. ना यही नहीं, इसमें एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन की भी बात की गई है. दैट बोला गया एटलीस्ट जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जॉब्स होते हैं ना, उसमें तो इंडिजिनस लोगों का 80% रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है. और वही चीज़ बोला गया दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज एज वेल एज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स के बारे में बोली जा रही है. और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया था. बोला गया था इनर लाइन परमिट सिस्टम होना चाहिए. जैसे अगर आप अरुणाचल प्रदेश में घुसना चाहते हो, अगर आप नागालैंड में घुसना चाहते हो ना, आपको एक परमिट चाहिए, राइट. बिना परमिट के यू विल नॉट बी allowed to enter those states. Likewise बोला गया था दैट एक ऐसा सिस्टम असम में भी होना चाहिए इनर लाइन परमिट सिस्टम का, क्योंकि आपको याद होना चाहिए दैट अभी जो रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था ना, उसमें ऐसे रीजन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था जिनके पास इनर लाइन परमिट था. क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या नेम था दैट जो भी नियर बाई कंट्रीज से जो भी हिंदू पॉपुलेशन या फिर सिख पॉपुलेशन या फिर जैन पॉपुलेशन या फिर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो क्या रिलीजियसली एग्जीक्यूट किया जा रहा है ना, तो वो लोग इंडिया में आके रह सकते हैं.
राइट। अच्छा, आप अगर देख लीजिएगा आसाम मूवमेंट का मेन एम क्या था बताइए तो, यही इलीगल इमिग्रेशन से लड़ने के लिए था। राइट। तो द थिंग इज, डिमांड इज व्हाट, द डिमांड इज दैट वेदर इट बी अ हिंदू, वेदर इट बी अ मुस्लिम, वेदर इट बी अ सिख, वेदर इट बी अ जैन, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, वी डोंट वांट एनी फॉरेनर टू एंटर द असम रीजन। तो वही बोला गया दैट असम कम्स अंडर इनर लाइन परमिट और इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अच्छा, इसमें भी अगर सेंटर वर्सेस स्टेट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लीजिएगा, यस, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है रिकमेंडेशंस विद इन इट्स पावर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, मतलब इसमें ऐसा नहीं दैट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पावर है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंडेशंस जो क्या इनके पावर में है वो तो इंप्लीमेंट कर सकती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात करें, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, या तो अगर इसके तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है, अगर इनर लाइन परमिट के रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, या फिर कोई अगर मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। नाउ सवाल ये भी होता है दैट यस व्हाई ये क्लॉज 6 क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिजिनस आइडेंटिटी को। यही नहीं, ये जो आउटसाइड से जो इमिग्रेशन हो रहा है जिसके कारण हमारा जो बैलेंस इन पॉपुलेशन डिसबैलेंस हो रहा है, उस डिसबैलेंस ऑफ पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली कंसर्न किया जा सकता है। दैट इज, ये जो डेमोग्राफिक इश्यूज है उसको एड्रेस किया जा सकता है, एड्रेस किया जाएगा रिलीजियस एस्पिरेशंस को, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए दैट एक रीजन बचा हुआ रहना चाहिए, और यूजुअली कभी भी अगर फॉरेनर्स बाहर से उस रीजन को इन्फिल्ट्रेट करते हैं ना, तो देयर इज हाई रिस्क दैट उनके डेमोग्राफी, उनके कल्चर को इंपैक्ट किया जा सकता है। राइट। तो क्लॉज 6 का अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो गया ना तो ये सब भी चीजें नहीं होगी, और इस चीज को हम लोग लिंक कर सकते हैं विद फेडरलिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज माइग्रेशन डिबेट्स भी। चलो ये तो खैर डिबेटेबल एक फैक्टर है विच विल बी डन, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बताया गया है क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, 3 स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है वो इन 4 ऑप्शंस में दिए गए, आपको बताना कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम। थैंक यू। मूविंग ऑन, next is Artemis mission and future of lunar exploration। रिसेंटली न्यूज़ में है, इसको आप पेपर जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप आराम से रिलेट कर सकते हो। नाउ आर्टेमिस प्रोग्राम ये क्या है, ये एक फ्लैगशिप मिशन है नासा का, है ना। नासा क्या है, किस रीजन के स्टेट एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। राइट। नाउ आर्टेमिस मिशन का मेन एम क्या है, अमेरिका चाहती है दैट ह्यूमंस को मून में भेजा जाए। राइट। और स्टैब्लिश किया जाए एक सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस मून में भी। मतलब यहां पर अगर सोचो ह्यूमंस मून में जा रहे हैं प्रॉपरली, तो फ्यूचर में हम लोग सोच भी सकते हैं दैट मार्स में भी जो है हम लोग ह्यूमंस को भेज सकते हैं। अभी तो मून में ही लोगों को भेजा नहीं है, तो मार्स में कैसे भेजोगे भाई, पहले मून में भेजो, वहाँ पे देखो कैसा क्लाइमेट है, कैसे करके लोगों का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके बाद ही तो हम लोग सोच सकते हैं ना दैट हाँ मार्स में भी हम लोग फ्यूचर में भेजेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्टेमिस 2 मिशन जो क्या आने वाला है। राइट। इस मिशन का नाम आर्टेमिस 2 है और इसका ऑब्जेक्टिव है दैट ये पहला क्रू लूनर फ्लाई बाई होगा इन 50 ईयर्स। मतलब क्या पास में क्या कोई ऐसा हुआ था जहां पे लोगों को भेजा गया था? यस, भेजा गया था। कौन से मिशंस में? अपोलो 17 जो कि 1972 में हुआ था। दैट वाज द लास्ट ह्यूमन मिशन नियर द मून, जिसमें कुछ जो लोगों को भेजे गए थे ना, वो वहां पे जाके यूएसए का झंडा गाड़ के आए और फुटप्रिंट्स वहां पे देखा था। उनके बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे। राइट। बट आर्टेमिस 2 मिशन ये है दैट 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून में भेजा जाएगा। राइट। अच्छा, इसके प्रीवियस एंड फ्यूचर मिशंस की अगर बात करें, दैट इज आर्टेमिस 1 भी हुआ था इसका पहले। राइट। कब हुआ था? 2022 में। ये क्या कोई क्रू वाला मिशन था? क्या कोई लोग गए थे? नो नो नो, कोई भी लोग नहीं, इसलिए ये अनक्रू मिशन था, जिसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट को मून के चारों तरफ ऑर्बिट करवाया गया था। उसके बाद अभी जो फ्यूचर में, ये तो आर्टेमिस 2 के बारे में भी हम लोग थोड़ा देर पहले बात किया, बट फ्यूचर में जो आने वाला है वो है आर्टेमिस 3 मिशन, जहां पे प्लान किया जाएगा दैट मून लैंडिंग मिशन जो होगा वो 2028 को होगा, जहां पे इट विल मार्क द रिटर्न ऑफ ह्यूमंस टू लूनर सरफेस। और पता है इसका एक लॉन्ग टर्म विजन भी है, क्योंकि नासा प्लान कर रही है दैट मून में एक बेस को स्टैब्लिश किया जाए।
सिमिलर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखो अभी तो मून में पहले लोग जाएंगे, एक दो बार देखेंगे क्या क्या कंडीशंस है, उसके बाद ही ये मून बेस के बारे में हम लोग जानेंगे। बट अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग इट इज़, अगर इसके की फीचर्स देख लीजिएगा तो वो क्या है, यस हर 6 महीनों में एक मिशन भेजा जाएगा जिसमें इंश्योर किया जाएगा दैट ह्यूमन का प्रेजेंस वहाँ पर हो, एंड दे विल बी यूजिंग द लोकल लूनर रिसोर्सेज ओवर देयर। मतलब ऐसा नहीं दैट इंडिया, मतलब सॉरी इंडिया नहीं, माफ कीजिएगा, अर्थ से रिसोर्सेज भेजे नहीं जाए, जिससे इंश्योर किया जाएगा वहीं पर सब्जी साग सब्जी उगाया जाए, वहीं पर मतलब लूनर सरफेसेस लूनर रीजन के रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल किया जाए, राइट। सो आर्टेमिस अकॉर्ड भी न्यूज़ में था, तो आई थॉट दैट चलो इसके साथ जब डिस्कस कर ही रहे तो आर्टेमिस अकॉर्ड को भी डिस्कस कर ले, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। पता है इंडिया भी एक सिग्नेचरी है आर्टेमिस अकॉर्ड का। तो आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या? ये एक नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल प्रिंसिपल है जो क्या प्रमोट करती है दैट अगर आप स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हो तो पीसफुली एक्सप्लोर करो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए, राइट, और रिसोर्स शेयरिंग भी करो। दैट इज अगर आपको कुछ ऐसा नया रीजन पता चल गया तो यस दुनिया के साथ शेयर भी करो इसके बारे में, राइट। अदर ग्लोबल प्लेयर्स जो क्या लूनर रेस में बहुत ज़्यादा आगे हैं, उसमें कौन कौन से हैं? एक है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, रशिया, जिसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें, यस इसको लीड किया जाता है बाई नासा, राइट। इसका मेन गोल है दैट एक परमानेंट लूनर बेस और एक मार्स मिशन फ्यूचर में हम लोग इस्टेब्लिश करें। चाइना भी देख लीजिएगा तो चाइना का जो एजेंसी है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका क्या टारगेट है 2030 तक ह्यूमन मून लैंडिंग मिशन को सफल करवाया जाए। बट वहीं पर इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा टारगेट क्या है? हम लोग 2040 तक ह्यूमन मून मिशन हम लोग करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला दैट यस इंडिया इज सिग्नेचरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड एट द सेम टाइम। बट रशिया की अगर बात करें, रशिया का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम होता है रॉसकॉम्स। बट रॉसकॉम्स यहाँ कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखा गया दैट करंटली रशिया इज लेस एग्रेसिव इन द लूनर मिशन, राइट। नाउ अगर हम लोग बात करें अपोलो वर्सेस आर्टेमिस मिशन की, तो अपोलो और आर्टेमिस मिशन में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देखो अगर हम लोग अपोलो मिशन की अगर बात करें और आर्टेमिस मिशन की बात करें ना, तो दोनों के हम लोग गोल्स देख लेते हैं। देखो क्योंकि अपोलो के बारे में मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, देखो क्योंकि देखिए मतलब लास्ट मिशन तो यही था ना, ह्यूमन मिशन, राइट। इसी के रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा अगर अपोलो की बात करें तो वहाँ पे शॉर्ट विजिट मेन वॉज द मेन एम, बट आर्टेमिस प्रोग्राम का जो था लॉन्ग टर्म प्रेजेंस वॉज द मेन एम। इसका अप्रोच क्या था अपोलो का? दैट वहाँ पे सिंपली फ्लैग और फुटप्रिंट को वहाँ पे स्टेबल करना है। बट आर्टेमिस का प्रोग्राम क्या है? मेन एम है दैट वहाँ पे स्टे किया जाए। टेक्नोलॉजी यूजेजेस अगर देख लीजिएगा अपोलो प्रोग्राम में, तो वो ऑफ कोर्स लिमिटेड यूज़ का था, बट यहाँ पे एडवांस्ड और रीयूजेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, क्या अपोलो मिशन वॉज सस्टेनेबल? नो, बट आर्टेमिस मिशन इज कहीं ना कहीं बोला जा रहा है सस्टेनेबल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव framed this very MCQ. I hope that you can easily solve this MCQ. Please write the correct answer in the comment section below. I'll surely be checking whether you are doing it correct or not. So this was all about the discussion that we had. मिलते हैं next session में. Till then, bye bye. Take care.